आज की क्लास है, अपने लास्ट क्लास थी उसमें बताया था कि हम 2D टॉपिक शुरू कर रहे हैं और 2D टॉपिक में हमारा सिलेबस है वो है 2D का बेसिक। हाँ जी, 2D का बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद अपने पढ़ना है लोकस, बिंदु पथ, फिर सरल रेखा युगम, पेड़ ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल और सर्कल सिस्टम। उसके बाद पैराबोला, परवलय, एलिप्स, पर और अति परवलय, हाइपरबोला। ये आपका 2D का सिलेबस है, ठीक है। और इस सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको इस सिलेबस की 4 बुकलेट दी जाएंगी। एक बुकलेट आपके हाथ में है, 2 नंबर बुकलेट है, इसके अंदर 2D का बेसिक है, सरल रेखा के बारे में है और सरल रेखा युगम के बारे में है। फिर आपको एक बुकलेट और दी जाएगी जिसमें सर्कल होगा, सर्कल सिस्टम होगा, फिर नेक्स्ट बुकलेट में पैराबोला होगा। इसी प्रकार से एलिप्स की बुकलेट, एलिप्स और हाइपरबोला की एक बुकलेट, इस प्रकार से आपको डी के टॉपिक की बुकलेट दी। फिर जो फर्स्ट टॉपिक है 2D का, वो है 2D का जो बेसिक है उसमें हम क्या पढ़ते हैं। 2D के बेसिक में हम ये पढ़ते हैं कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है। फिर उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। फिर विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का फॉर्मूले क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 3 2 रेखीय कब होते हैं, और त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हो तो केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर की डेफिनेशन और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो जिक्र करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिंदु पथ लोकस। ये हमारा 2D का बेसिक है, ठीक है। फिर सरल रेखा है और सरल रेखा। अब इस टॉपिक्स पर, जो बेसिक टॉपिक्स के ऊपर हम लास्ट 2 क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है। और उन 2 क्लासों की जो वैसे इजी टॉपिक है, 2 याद करने का सबसे लगभग ध्यान होता है, जहाँ अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, लगभग वो फॉर्मूले आपको ध्यान होते हैं। फिर भी आप वो क्लास जो है संकल्प के ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल है, आप उसको जैसे 2-4 स्टूडेंट और आ जाएंगे तो हम उसकी रिवीजन क्लास लगा देंगे। फिलहाल आपको उसका ऐप से कर, ठीक है। हाँ, रिवीजन क्लास कल भी हो सकती है या तो हमने ये बेसिक है ये पढ़ लिया था अभी लास्ट के 2 क्लासों में। विभाजन सूत्र क्या होता है इसका था। इसके अलावा हम पहुंच चुके थे रेखा के बारे में, ठीक है। बिंदु पथ वगैरह क्या होता है इसका जिक्र कर चुके हैं। आज हम सरल रेखा से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है। तो सरल रेखा में 0 पॉइंट से दोबारा आपको बता रहे हैं। सरल रेखा में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरल रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि x और y दो चरों का एक घातीय समीकरण, दो चरों का एक घातीय समीकरण एक रेखा की समीकरण को व्यक्त करता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हों, उसकी जो लीनियर इक्वेशन होती है, एक घातीय समीकरण जो होती है वह एक रेखा के समीकरण है। और रेखा के समीकरण का जनरल फॉर्म जो होता है वो ax + by + c = यानी कि रेखा के समीकरण में x चर हो सकता है और y चर हो सकता है, 2 चर हो सकते हैं, लेकिन दोनों की घात 1 होगी। x की घात 2 नहीं होगी, y की घात 2 नहीं होगी, x और y आपस में गुणा में भी नहीं आएगा। तो यदि ऐसी कोई समीकरण लिखी गई है तो वो एक रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। जैसे मान लो आप लिखते हैं x - 3y + 7 = 0, ये एक रेखा के समीकरण, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x और y दो चरों में एक घातीय समीकरण होती है, इक्वेशन है। और जरूरी नहीं कि x और y दोनों आए, दोनों में से अगर एक भी आता है तो भी वो एक रेखा के समीकरण। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था। फिलहाल आप ध्यान रखें कि रेखा के समीकरण क्या होती है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अक्ष व अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। देखिए, पहली बात, समीकरण से क्या मतलब है। किसी कर्व की इक्वेशन का मतलब है कि उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके कोऑर्डिनेट
उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए, और जो पॉइंट उस कर्व पर नहीं है उनके कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाइड नहीं करना। अगर हम कहते हैं सर्कल की इक्वेशन है, पैराबोला की है, दीर्घवृत्त की है, अतिभुज रेखा की है, इसका मतलब उस वक्र पर जितने भी बिंदु हैं, उस वृत्त पर जितने भी बिंदु हैं, उन सभी के कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, और एक भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जो कर्व पर ना हो और इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये है कर्व की इक्वेशन का मतलब। इससे ये उसकी बेसिक है। इससे हमने आपको बताया था कि अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है और वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। ये हम बेसिक में भी जिक्र करते हैं, और हम सबको पता होता है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर 0, और वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर 0। अब ऐसा क्यों होता है? जो डेफिनेशन है इक्वेशन की, मैंने कहा कि एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 है, इसका मतलब एक्स अक्ष के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए वाई की वैल्यू 0 है या नहीं है। और कोई ऐसा बिंदु बता दो जो एक्स अक्ष पर ना हो और उसके लिए वाई बराबर 0 हो जाए। ऐसी कोई पॉइंट जो वाई एक्स अक्ष के ऊपर तो नहीं है लेकिन उसके लिए वाई का मान 0 है, ऐसा और कोई। ठीक है, तो वाई बराबर 0 एक्स अक्ष की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स अक्ष का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है, और जो पॉइंट एक्स अक्ष पर नहीं है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। ये बात केवल एक्स अक्ष वाई अक्ष के लिए नहीं है, आगे जाकर हम लाइन पढ़ते हैं, चाहे पेड़ ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, चाहे आप सर्कल पढ़ते हैं, एलिप्स पढ़ते हैं, अब सबके लिए बात लागू होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्स अक्ष का समीकरण जो होता है वो y इक्वल टू 0 है, और y अक्ष का समीकरण होता है वो x बराबर। अब इसी प्रकार से मान लीजिए पॉइंट है 1,0, अगर मैं y अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं तो आप देखेंगे ये 1,0 है, ये 1,1 है, ये 1,2 है, ये 1,3 है। मतलब आप इस लाइन के हर पॉइंट के लिए क्या देखोगे, x की वैल्यू 1 है। ठीक है, और इस लाइन के हर पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1 है। इसके अलावा जो लाइन मैंने केवल है, इसके अलावा और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसके लिए x की वैल्यू 1 है। इस लाइन के हर पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1 है और किसी है। अब आप इस बात को समझ चुके होंगे, तो इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1। तो 2D में x इक्वल टू 1, अलजेब्रा में तो x इक्वल टू 1 इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट, एक x की वैल्यू है, लेकिन 2D में इट इज ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब ये अगर x इक्वल टू 1 लाइन है तो ये x इक्वल टू 2 लाइन, x इक्वल टू 3 लाइन, x इक्वल टू 4 लाइन, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। ठीक है, तो जहां लेफ्ट साइड से देखें x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, एंड नाउ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x is equal to any constant is a line parallel to y अक्ष। x बराबर कुछ लिखा गया है तो y अक्ष के समांतर एक रेखा को व्यक्त करता है, और इसी तरह से अगर यहां देखा जाए तो y is equal to -3, y is equal to -2, y is equal to -1, y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2 and 4। ठीक है, y is equal to constant the line parallel to x axis। तो x is equal to any constant the line parallel to y axis, and y is equal to constant the line parallel to x। ठीक है, तो अक्षों का समीकरण क्या होता है, x अक्ष की इक्वेशन क्या होती है, y is equal to 0, y अक्ष की इक्वेशन क्या होती है, x is equal to। तो अक्षों का समीकरण क्या होता है, और अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण। इसके बाद मैंने जिक्र किया था कि अगर कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, तो अगर कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, ओरिजिन से पास आउट होती है, तो भी जैसा मैंने पहले बताया था कि जो पॉइंट उस कर्व पर है वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, और जो पॉइंट उस कर्व पर नहीं है वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर कोई लाइन ओरिजिन से गुजर गई तो ओरिजिन उसको सेटिस्फाइड करेगा। अब ये जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ओरिजिन इसको अगर सेटिस्फाइड करता है, अगर मूल बिंदु से ये रेखा गुजरती है तो x की जगह पर 0 पुट करने पर, y की जगह पर 0 पुट करने पर
दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी, इसका मतलब ये निकाला गया कि अगर कोई भी कर्व, जैसे लाइन की बात कर रहे थे, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है, मूल बिंदु से गुजरती है, तो उसमें सी 0 होगा, उसमें सी नहीं। ठीक है, तो किसी कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का ना होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो कर्व ओरिजिन से पास आउट होता है। मूल बिंदु से गुजरने वाला कोई भी कर्व, चाहे वो लाइन हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कांस्टेंट टर्म नहीं। तो लाइन की इक्वेशन में अगर आपको x वाला पद दिखे और y वाला पद दिखे लेकिन कांस्टेंट ना दिखे, तो लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है, गुजरने वाली। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी लाइन बच गई भाई? लाइनें किस प्रकार से, 4 प्रकार की लाइन हो सकती हैं। या तो पैरेलल हो सकती हैं, जैसे एक मान लीजिए हमने बनाया, ठीक है, कौन कौन सी रेखाएं, या तो इस तरह से होगी भाई ये तो पैरेलल है, या क्या होगी ओरिजिन से पास करेगी, या फिर पैरेलल भी नहीं होगी, ओरिजिन से भी पास नहीं करेगी, तो इसका मतलब दोनों अक्षों को काटेगी। अब दोनों अक्षों को कब काटेगी? जो जनरल इक्वेशन है ax + by + c = 0, अगर उसमें a b c दोनों 0 नहीं है तो जनरल लाइन होती है, दोनों अक्षों काटती है। अब मैं एक साथ बता रहा हूँ, एक साथ मैंने क्या बताया था, देखिए ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में, क्या बताया था कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन ax + by = ax + by + c = 0, अगर इस लाइन की इक्वेशन में a नहीं है, अगर a नहीं आता, सिर्फ क्या बचा, by + c = मैं आपको नेक्स्ट चीज, लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, मान लीजिए ax + by + c, मान लीजिए लाइन की इक्वेशन में a नहीं है, a 0 है, तो अगर a 0 है, क्या जनरल इक्वेशन का बनेगी, y = -a 0 का मतलब है सिर्फ a 0 है ना, b भी 0 हो गया तो ये बात नहीं कहेगी। मैंने बोला a 0 है, इसका मतलब एग्जैक्टली यही 0 है और कोई 0 नहीं। अगर सिर्फ a 0 है, अगर उसमें a नहीं आता, तो इसका मतलब लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y = any कांस्टेंट, और y = any कांस्टेंट कौन सी लाइन होती है, पैरेलल टू x अक्ष, ये कोई x अक्ष के समांतर है। मान लीजिए उसमें b नहीं आता, अगर किसी लाइन की इक्वेशन में b नहीं आता, तो इक्वेशन क्या बनती है, x = any कांस्टेंट, और x = any कांस्टेंट का मतलब लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर a नहीं आता तो क्या होगा, अगर b नहीं आता तो क्या होगा, अगर c नहीं आता, c 0 है, इसका मतलब लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास करेगी, रेखा मूल बिंदु से। और चौथा केस, अगर कोई भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है और c भी 0 नहीं है, उस केस में क्या होगा, वो लाइन दोनों अक्षों को काटेगी, दोनों अक्षों पर इंटरसेप्ट काटेगी। जितनी भी रेखाएं हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो इन 4 में से किसी एक प्रकार की होगी, या तो पैरेलल होगी, या ओरिजिन से पास करेगी, या दोनों अक्षों को काटेगी। जितनी भी रेखाएं हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़नी है, वो सभी इन टाइप में से होगी, और हमें कम से कम इक्वेशन देखते ही पहचान आ जानी चाहिए कि कैसी है, क्या वो ओरिजिन से गुजर रही है, क्या वो पैरेलल है, क्या वो दोनों अक्षों को काटने वाली है, तो पहचान होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन तो होती है ax + by + c, अगर उस लाइन की इक्वेशन में x वाला भी है, y वाला भी है और कांस्टेंट भी है, तो फिर तो वो दोनों अक्षों को काटेगी। कहाँ काटेगी वो आगे का बात है, कहाँ से गुनेगी, है ना। वैसे 10th क्लास में हम बना देते हैं ग्राफ को, 10th क्लास में ही हम आलेखीय विधि से दो हल करने कर लेते हैं, अभी पढ़ेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है जी, तो दो अक्षों काटे। अगर पर्टिकुलर केस आता है a का मान 0 हो जाता है, तो a का मान 0 का मतलब x वाला है ही नहीं, फिर y वाला नहीं है। ऐसा हो सकता है कि x और y दोनों वाला ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इक्वेशन कैसे बनेगी लाइन की, या तो x वाला ना हो, या y वाला ना हो, या कांस्टेंट ना हो, या फिर तीनों ही हो। 4 ही केस बन सकते हैं, चारों केसेस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लाइन किस तरह से बनेगी। ठीक है, एक बात आपको और बताई थी मैंने कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक लाइन की जनरल इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो जनरली हमें दिखता है ए बी सी, तीन, ये तीन नहीं है, ये दो ही पैरामीटर हैं। तो इसलिए है, आपको ध्यान होगा कि हम c को दाईं तरफ ले जाकर अगर डिवाइड कर दें ना, इस कांस्टेंट टर्म को दाईं तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें, तो x के साथ a/c, माइनस साइन बोल दीजिए आप, x के साथ a/c, y के साथ b/c, वही पैरामीटर हैं
3 पैरामीटर, ठीक है। तो एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंडीशंस गिवन होनी चाहिए, दो स्वतंत्र प्रतिबंध दिए हो तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक घातीय समीकरण होता है। जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax + by + c = 0। अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? x अक्ष का समीकरण y = 0, y अक्ष का समीकरण x = 0। अगर रेखा अक्षों के समांतर है तो x = any constant is a line parallel to y axis, y = any constant is a line parallel to x axis। इसके अलावा मूल बिंदु से गुजरती है तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा। ये बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई थी, आपको पता होगी। ये एक एग्जाम में सवाल आ चुका है, इसका मैंने जिक्र किया था, सेकंड ग्रेड 2014 का सवाल है। वो कहता है कि रेखा y अक्ष के समांतर कब होगी? सेकंड ग्रेड 2014 का सवाल, रेखा y अक्ष के समांतर होने के लिए क्या समीकरण होना चाहिए? ये b का मान 0 होना चाहिए। अगर b का मान 0 हो जाएगा तो x = -c/a बन जाएगा। तो भाई वो कहता है कि b का मान तो 0 होना चाहिए लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये एग्जाम का सवाल है, सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया था कि रेखा y अक्ष के समांतर कब होगी? तो रेखा y अक्ष के समांतर होगी अगर b का मान 0 हो जाए। b का मान 0 हो जाएगा तो समीकरण क्या बनेगी? ax + c = 0, यानी कि x = -c/a। जानते हैं कि ये रेखा y अक्ष के समांतर होती है, x बराबर कुछ लिखा हो, कांस्टेंट कोई भी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बटा में 0 आ जाए, गड़बड़ हो जाएगी। a का मान 0 नहीं होना चाहिए और b का मान 0। देखिए ऑप्शन किस तरह से बनाए थे, b का मान 0 हो, a का मान कुछ भी हो, पहले ऑप्शन से दिया था। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ वो कहता है a का मान कुछ भी हो और यहाँ कहता है 0 नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं बटा में 0 नहीं आ सकता, बटा में 0 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन सही था, पहला गलत था। और इन दोनों में क्या फर्क है? तीसरा ऑप्शन कहता है अगर a का मान 0 हो जाए, a का मान 0 हो जाएगा तो रेखा x अक्ष के समांतर बन जाएगी लेकिन बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अगर ये होगा तो क्या कहेंगे हम? चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन तब होगा रेखा x अक्ष के समांतर। लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है, उसमें r लिखा हुआ है और इसमें r0 लिखा हुआ है। r0 का मतलब 0 को छोड़कर, नहीं फर्क था। ठीक है, ये एग्जाम का सवाल था। नेक्स्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, इसको मैं 0 पॉइंट से दोबारा बता रहा हूं। रेखा की प्रवणता, हाल। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, कोई हाँ जी, किसी रेखा की प्रवणता या ढाल किसे कहते हैं? स्लोप किसे? स्लोप, ग्रेडियंट, ढाल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मान लीजिए ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, ये रेखा भी मूल बिंदु है, ये रेखा भी मूल, तीनों रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती है। इन तीनों के बारे में क्या डिफरेंट है? सेम तो क्या है कि तीनों मूल बिंदु से गुजरती है, लेकिन क्योंकि अलग अलग रेखाएं हैं तो 101% इनकी अलग अलग इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो है इसका झुकाव, इसका एक्स अक्ष के साथ अलाइनमेंट है, झुकाव है, वो अलग अलग। ठीक है, तो इन सब की जो प्रवणता है, प्रवणता क्या मेजरमेंट करती है? प्रवणता किसी रेखा का एक्स अक्ष के साथ जो झुकाव है उसका मैथमेटिकली मेजरमेंट है। अगर मैं ये कहूं कि एक रेखा कम झुकी हुई है, एक नंबर, दो रेखा मतलब एक नंबर ज्यादा झुकी हुई है, दो नंबर कम झुकी हुई है, तीन नंबर और ज्यादा कम झुकी हुई है, ये चीज मैथमेटिकली नहीं है। मैथमेटिकली मेजरमेंट जो होगा उस रेखा का एक्स अक्ष के साथ जो झुकाव है उसका जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है वो उसकी प्रवणता कहलाती है। जैसे आप पदार्थों की कर देते हैं, जानता है ना, प्रत्यास्थता गुणांक होता है, बहुत सारे गुणांक आप पढ़ते हैं ना, अपवर्तन गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, बहुत सारे, विशिष्ट प्रतिरोध एंड का मैथमेटिकली मेजरमेंट है उसकी। अब ये तो हुई थ्योरेटिकल बात। मैथमेटिकली हम इसको कैसे बताते हैं? किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है? किसी रेखा के द्वारा, मान लीजिए एक लाइन बनाते हैं अपने, किसी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया कोण अगर थीटा है तो इसकी जो सपस्या होती है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो उस रेखा की प्रवणता कहलाती है, ढाल कहलाती
ये इसकी डेफिनेशन है, जिसे सामान्यतः m के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी रेखा की प्रवणता, किसी रेखा की ढाल, ग्रेडियंट क्या होती है, किसी रेखा का एक्स अक्ष के साथ झुकाव होती है, वर्टिकल बात है। मैथमेटिकली बात क्या है, किसी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया कोण, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की वामावर्त दिशा बनाया गया कोण यदि थीटा है तो tan थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू रेखा की प्रवणता या ढाल कहलाती है, सामान्यतः m के द्वारा व्यक्त। फिर क्या बताया था, हर रेखा की प्रवणता यूनिक होती है, एक रेखा की एक से ज्यादा प्रवणताएं नहीं हो सकती, प्रवणता क्या होती है, यूनिक। लेकिन एक ही प्रवणता वाली अनंत रेखाएं हो सकती है। इस तरह से मैंने बताया था कि हर व्यक्ति का नाम यूनिक होता है, लेकिन एक ही नाम वाले कई व्यक्ति होते हैं। नाम का मतलब जिसका फर्स्ट नेम है ना, एक व्यक्ति का नाम यूनिक होता है, लेकिन एक ही नाम वाले कई व्यक्ति हो सकते हैं। अब रेखा की प्रवणता ज्ञात की तो रेखा की प्रवणता तो फिक्स आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्रवणता इसी की है। पॉइंट में ऐसा नहीं होता, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में क्या होता है, भाई इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये हैं तो उस कोऑर्डिनेट वाला कोई और पॉइंट नहीं, वही होगा अकेला। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होती है, एक पॉइंट के एक कोऑर्डिनेट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट्स के लिए एक ही पॉइंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक रेखा की एक प्रवणता होती है, लेकिन उसी प्रवणता वाली अनंत रेखाएं हो सकती है, बहुत सारी रेखाएं हो सकती है जिसकी प्रवणता वही हो। ठीक है, तो हर कैसा वो भी हम जिक्र करेंगे। तो एक रेखा की जो प्रवणता होती है वो यूनिक होती है, लेकिन उसी प्रवणता वाली अनंत रेखाएं हो सकती है। ठीक है, अब देखें, अगर ये समांतर रेखाएं, जैसे आपने मुझे क्यों हो सकती है, तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो सबका कोण कितना आएगा, ये सेम आएगा। सबकी प्रवणताएं क्या है, सेम है। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है। अब प्रवणताओं के बारे में जो रिजल्ट थे, जो बेसिक बातें थी, वो आपको बताई थी, और उसमें से आगे जाकर हम उनका प्रूफ करते हैं। कई तो आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, वरना एक बार सब याद होनी चाहिए। क्या क्या बातें प्रवणताओं के बारे में हमें पता होनी चाहिए, वो देखते हैं। प्रवणता का मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, वो मैंने आपको बताया, tan थीटा का मान होता है। ठीक है, यूनिक होती है, वो मैंने बताया। फिर हम क्या डिस्कस करते हैं, जो प्रवणता होती है, किसी रेखा की जो प्रवणता है, m की जो वैल्यू है, वो माइनस अनंत से लेकर अनंत तक कुछ भी, tan थीटा की वैल्यू, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू की रेंज क्या होती है, माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी तक। इनफिनिटी नहीं आता, लेकिन यहाँ इनफिनिटी के साथ इक्वल का निशान क्यों लगा है वो देखो। एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, एक्स अक्ष की प्रवणता 0, और वाई अक्ष की प्रवणता अनंत। ठीक है, एक्स अक्ष की प्रवणता, क्योंकि एक्स अक्ष जो है वो खुद के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। हमें कोण किसके साथ देखना है, एक्स अक्ष के साथ। तो एक्स अक्ष खुद के साथ कितना कोण बनाता है, 0 डिग्री, तो प्रवणता कितनी होती है, 0। वाई अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री, तो उसकी प्रवणता कितनी होती है, अनंत। वैसे अपरिभाषित सही शब्द अनडिफाइंड, लेकिन अनंत अगर कहीं लिखा तो अनंत भी कह सकते हैं। एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होती है, वाई अक्ष की प्रवणता अनंत होती है। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है, रेखाएं समांतर हैं की प्रवणताएं समान होती है। ऐसा क्यों, वो आज के टॉपिक में जब हम एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ रहे होंगे बात आ जाएगी। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं, लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। अगर एक रेखा की प्रवणता m1 है, दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है, और अगर वो दोनों लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है, और अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता +-1 होती है। ये कुछ बातें हैं, और इसको बताएंगे कि करके अब सब चीजों को। और एक इस रेखा की प्रवणता ax प्लस ey प्लस c इक्वल टू 0, इसकी प्रवणता कितनी होती है, -a/b। ठीक है, अब इसको एक एक करके सुनते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, रेखा की जो प्रवणता होती है tan थीटा, इस पर तो कोई किंतु परंतु इसकी नहीं है, फाइंड इट्स डेफिनेशन, ये तो उसकी डेफिनेशन है। ठीक है,
अब दूसरी बात मान लो डिस्कस कर लेते हैं, तो किसी रेखा की प्रवणता यूनिक क्यों होती है भाई? यूनिक क्यों होती है भाई? किसी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा है, तो उसकी tan थीटा की वैल्यू दो पॉसिबल है क्या? कोई एक एक्स अक्ष के साथ एक एंगल बनाती है थीटा, तो उसकी जो tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी, तो क्या दो आ जाएंगी? नहीं आएंगे। इसका मतलब हर रेखा की यूनिक होती है। अच्छा, एक ही प्रवणता वाली अनंत रेखाएं क्यों हो सकती है? इन सब के लिए थीटा कितना है? इन सब के लिए थीटा सेम है, तो सबकी tan थीटा की वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि एक ही प्रवणता वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं? अनंत हो सकती है। अब बताओ एक्स अक्ष की प्रवणता जीरो क्यों होती है? एक्स अक्ष खुद के साथ कितना कोण बनाती है? एक्स अक्ष खुद के साथ बनाती है कोण 0 डिग्री। तो हमें कोण किसके साथ देखना है? एक्स अक्ष के साथ देखना है। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो एक्स अक्ष की प्रवणता यानी कि tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो वाई अक्ष की प्रवणता अनंत क्यों होती है? वाई अक्ष की प्रवणता अनंत इसलिए होती है कि वाई अक्ष खुद के साथ कितना कोण बनाती है? एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? वाई अक्ष जो है वो एक्स के साथ बनाती है कोण 90 डिग्री। फिर tan 90 का मान कितना होता है भाई? इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ठीक है। अब दूसरी बात, नेक्स्ट बात ये है कि किसी रेखा की जो प्रवणता है वो माइनस अनंत से अनंत की क्यों रहती है? क्यों रहती है? tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा की रेंज क्या होती है? आपको थीटा दिया होगा, उसका tan थीटा फाइंड करो। माइनस इन्फिनिटी का ग्राफ बनाए क्या tan थीटा के बारे में? क्या ग्राफ होता है tan थीटा का भाई? tan थीटा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी लेकर, ठीक है, आगे भी ऐसा चलेगा, आगे जाओगे ना फिर इसको अपने, फिर ऐसे ब्रांचेज होती है। तो tan थीटा अभी हम जब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पढ़ेंगे तो डोमेन रेंज सबकी फंक्शन, तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस इनफिनिटी लेकर इनफिनिटी तक होती है। इसलिए आपका जो किसी जो प्रवणता है किसी लाइन की माइनस इनफिनिटी लेकर इनफिनिटी तक हो सकती है। ठीक है। अब ये बताइए समांतर रेखाओं की प्रवणताओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, मान लीजिए एक लाइन है, ये दो पॉइंट से गुजरती है, एक तो x1 y1 और एक x2 y2, दो पॉइंट से गुजरती है, और ये एक्सेस के साथ थीटा कौन बनाता है? तो ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? tan थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे ये बताइए कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो निशान मैंने बनाया वैल्यू कितनी आएगी? y2 माइनस y1। ये गलत है कि भाई यहां से लेकर नीचे से लेकर यहां तक हाइट y2 है, और ये कितनी है? y1 है। यहां से लेकर यहां तक ऊपर कितनी बच गई? y2 माइनस y1। अब इसी तरह से यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक x2 है, और यहां तक x1 है, तो ये कितनी बच गई? x2 माइनस x1। तो ये भी थीटा होगा, संगत कोण। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस। ठीक है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता कितनी होती है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x। याद रखना है, यूज करेंगे तो बातें याद आ जाएंगी। नेक्स्ट बात क्या बताई थी? अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता। अगर कोई रेखा अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? अक्षों के साथ बराबर कोण बनाने का मतलब ये है कि जैसे आप हमेशा वैसे समझते हैं, हम क्या ओरिजिन से दिखाते हैं, मूल बिंदु नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी जो यात्रा में दिखाते हैं, ये कोण 45 डिग्री का है, अक्षों से बराबर झुकी हुई। अगर ये कोण 45 का है, तो इसके साथ वाला जो वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण है वो भी 45 का हुआ ना। ये है बराबर झुकी होने का मतलब। तो बताओ इसकी प्रवणता ज्ञात की जाएगी, तो tan थीटा, थीटा कितना दिया जाएगा? 45, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कितना कोण आती है? 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। केवल ये रेखा नहीं है जो अक्षों के साथ समान झुकी हुई है जो आपके सामने है। अगर मैं एक और रेखा आपको बनाता हूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन और बनाई, ये वाला लाइन, ये वाली रेखा भी अक्षों के साथ समान झुकी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ मूल बिंदु से गुजरना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हमारी पिक्चर माइंड में बनी होती है, मूल बिंदु से गुजरती है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। वैसे जरूरत नहीं है कि यही मूल बिंदु से गुजरे। ये वाली रेखा भी अक्षों से समान झुकी हुई है, ये वाला कोण 45 का है और ये वाला कोण भी 45 का है। जब कहते हैं कि अक्षों से बराबर झुकी हुई है, वहां प्रवणता का लिंक नहीं होता, वहां तो बराबर झुकी हुई होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है तो थीटा कितना होगा? थीटा यहां से लेकर यहां तक होगा।
135 होगा। इसकी प्रवणता कितनी है? tan 135, और tan 135 का मान कितना होता है? -1। अक्षों से समान की हुई रेखाएं दो तरह से हो सकती है, या तो एक प्रवणता वाली या फिर -1 प्रवणता। वैसे एक प्रवणता वाली कितनी रेखाएं होंगी? अनंत। -1 प्रवणता वाली अनंत। ऐसे नहीं कि एक रेखा ही है, नहीं, वो दोनों, वो जितनी भी रेखाएं होंगी वो अक्षों से बराबर झुकी हुई है। तो अक्षों से बराबर झुकी हुई, समान झुकी हुई, समान कोण बनाने वाली रेखाएं की प्रवणता या तो एक होती है या फिर -1 होती है। ठीक है। इसके अलावा ये जो बात है कि अगर किसी रेखा का समीकरण ये है x प्लस बी वाई प्लस सी को, जो इसकी प्रवणता कितनी होती है? -a/b, की हम आगे डिस्कस आज की क्लास में अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो रेखा की प्रवणता के बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए आपको? रेखा की प्रवणता की डेफिनेशन क्या होती है? किसी रेखा के द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण अगर थीटा है तो tan थीटा का मान उसकी प्रवणता कहलाती है। हर रेखा की प्रवणता यूनिक होती है, लेकिन उस प्रवणता वाली अनंत रेखाएं हो सकती है। x अक्ष की प्रवणता 0 होती है, y अक्ष की प्रवणता अनंत होती है। किसी भी रेखा की प्रवणता -∞ से लेकर ∞ तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं। लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता y2 - y1 x2 - x1 होती है। अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता +-1 होती है, और ax + by + c = 0 रेखा की प्रवणता -a/b होती है। एक छोटी सी लास्ट बात, अगर किसी रेखा की प्रवणता प्लस में है, धनात्मक है ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर किसी रेखा की प्रवणता पॉजिटिव है, इसका मतलब वो रेखा x अक्ष के साथ कोण बनाती है ना। tan थीटा के बारे में आपको पता होगा कि पहले खाने में tan थीटा प्लस का होता है, सारे ही प्लस के होते हैं, tan थीटा भी प्लस का होता है। तो अगर किसी रेखा की प्रवणता पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इसका मतलब जो थीटा है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर रेखा की प्रवणता जो है वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो एक्टिव है तो लिखा था, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में से लेकर 180। ठीक है। तो किसी रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना हो सकता है? कोई रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना सकती है? कोई रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना सकती है? हाईएस्ट 180 हाईएस्ट। किसी रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण 0 से लेकर 180, 180 के साथ एक और का निशान नहीं लगाया मैंने, के साथ लगाया है। क्यों? 180 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये तो समझते हो। 180 से ज्यादा जैसे मैं बताता हूँ, ये हो गया जी, ठीक है जी, कम है जी, अच्छा, और ये हो गया जी, ठीक है जी। अब मान लीजिए आप कहते हो कि इससे भी ज्यादा, तो भाई जब इससे ज्यादा कोण बनाओगे तो वापिस वही बन जाएगी। फिर बात अब 180 पे बताओ, 180 हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, 180 ही 0 डिग्री है, दोनों में से एक ही लेना पड़ेगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। 0 या 180, क्या लेते हैं? 0 डिग्री, 180 नहीं ना। अगर पैरेलल लाइन हो जाए इस प्रकार से, उसके ऊपर ओवरलैप करने लग जाए, तो फिर कितने डिग्री कोण बोलोगे आप? 0 भी बोल सकते हैं, 180 बोल सकते हो, फिर 0 बोलना है। किसी रेखा की प्रवणता के बारे में ये भी पता होना चाहिए, अगर किसी रेखा की प्रवणता धनात्मक है, इसका मतलब वो x अक्ष के साथ न्यून कोण बना रही है। अगर किसी रेखा की प्रवणता ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो अधिक कोण बना रही है। अधिक का मतलब 180 है, 180 पर कोई कोण नहीं बना सकती। लिमिट कितनी है? 0 से लेकर 180। प्रवणता की बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई, ठीक है जी। ये रेखा की प्रवणता है, अपने आप में सवाल है, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, लिख करेंगे, पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा प्रवणता पर दो सवाल अलग से आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, कनेक्टेड टॉपिक है। अब कोई सवाल कर रहे होंगे तो उसमें दूरी सूत्र भी लगेगा, प्रवणता भी लगेगी, और भी चीजें, है ना। एक एक टॉपिक पर अलग अलग सवाल नहीं बन जाते, पहले टॉपिक पता होना चाहिए। बाकी 2D बहुत
बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कनेक्टेड टॉपिक, समझने वाला अच्छा टॉपिक, समय देने वाला टॉपिक है भाई। टॉपिक तो वैसे गणित में सभी को ही होता है समय देने वाला, तो आपके पास समय है कि नहीं ये पता नहीं मुझे। कोरोना ने बहुत खराब कर रखा है ना, आदत छुड़वा दी पढ़ाने की, ऐसा लगता है, पता नहीं सत्य है कि नहीं, तो मुझे लगता है कोरोना ने तो आदत छोड़ दी, थक गए लोग बचपन का पढ़। 1 पॉइंट फॉर्म, हाँ जी, एक बिंदु क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक रेखा की समीकरण के विभिन्न प्रकार। एक रेखा के समीकरण का जो अपने समीकरण लिखी थी वो उसका जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वो जनरल फॉर्म था। लेकिन अब हम शुरू करते हैं पहले से 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, अगर किसी लाइन का स्लोप, अगर किसी लाइन का स्लोप आपको पता है और ये पता है कि वो रेखा एक पॉइंट से गुजरती है, मान लीजिए स्लोप उसका m है, रेखा का स्लोप m है और वो x1, y1 से गुजरती है, तो उस रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। क्या पता होना चाहिए, रेखा का स्लोप, उस रेखा की प्रवणता m, ये पता होनी चाहिए, और किस बिंदु से गुजरती है x1, y, वो रेखा किस बिंदु से है ये पता होनी चाहिए। दो बातें पता होनी चाहिए, मैं पहले कह चुका हूँ लाइन की इक्वेशंस के दो पैरामीटर्स होते हैं, तो इंडिपेंडेंट, तो स्वतंत्र प्रतिबंध अगर दे रखे हो तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दो बातें कौन सी पता है, एक उसकी प्रवणता पता है स्लोप, और एक वो किस बिंदु से गुजरती है वो पता है। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक समय था जब हर बात का प्रूफ करवाया था मैंने, है ना, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो छोटी बातें हैं वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि समय कम लगता है लेकिन अप्रोच अच्छी बनती है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है, वो नहीं करवाए जाएंगे, बताए जाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों होता है वो थोड़ा सा बता सकते हैं, इसमें इतनी अप्रोच की बात नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है जिसमें से लाइन गुजरती है, वो है x1, y1, ठीक है। ये पॉइंट है x, y, एनी पॉइंट x, y, x, y ही क्यों लिया उस पर भी हम जिक्र करेंगे बाद में। भाई अगर ये x1, y1 है और ये लाइन का एनी पॉइंट x, y है और ये है थीटा, जो रेखा एक्सिस के साथ कोण बनाती है, अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूं, एक त्रिभुज बनाता हूं, सिमिलरली हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या आएगा y माइनस y1, ये क्या आएगा x माइनस x1। तो ये बताइए कि y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 किसके इक्वल है, tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अब ये बात बताइए कि x और y क्यों लिया गया। भाई ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है, ये tan थीटा की वैल्यू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 ये रेखा के किस बिंदु के द्वारा संतुष्ट होती है, हर पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। आप पॉइंट कोई भी ले लीजिए, यानी कि आपने क्या किया है, अगर सही मायने में देखें तो आपने एक पॉइंट लिया लाइन के ऊपर, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट h, k, और बाद में क्या किया है, बाद में उसका बिंदु पथ ज्ञात किया। बाद में ये कहा है कि रेखा के एक बिंदु के द्वारा नहीं, रेखा के सभी बिंदुओं के द्वारा संतुष्ट होता है, इसलिए मैंने h और k की जगह पर x और y, लेकिन मैंने पहले ही y, x और y रखा है, समझे बात। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू tan थीटा, ये किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है, ये लाइन के हर पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, इसलिए ही ये लाइन की, और किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो जाएगी क्या, और किसी के द्वारा भी सेटिस्फाइड नहीं होती। अब ये बेसिक समझ गए, आगे से मैं इसका यूज करवाऊंगा, बता दिया कि क्यों क्यों पॉइंट लेते हैं, क्यों इक्वेशन लिखते हैं, किसके द्वारा सेटिस्फाइड होगी, लाइन के हर पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाइड होगी, तो इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, इस प्रकार से लाइन की इक्वेशन आती है। तो हमें, ये तो डेरिवेशन है, ओके, हमें याद रखना है एक बिंदु रूप, यदि कोई रेखा एक बिंदु x1, y1 से गुजरती है और m उसकी प्रवणता है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसका यूज देखें, यहां से लेकर जब तक 2D खत्म नहीं होती तब तक यूज होगा ये फार्मूला, तब तक इस्तेमाल होगा जब तक 2D खत्म नहीं हो जाती। चाहे हाइपरबोला पढ़ रहे होंगे, चाहे कहीं कोई टॉपिक पढ़ लें, ये यूज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 क्या पता होना चाहिए, एक बिंदु पता होना चाहिए और एक दो पता होना चाहिए। दो बिंदु रूप में क्या है कि हमें ये पता है कि रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है। अगर कोई रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है, मान लीजिए हमें
ये पता है कि रेखा x1, y1 और x2, y2 से गुजरती है। यदि रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है तो उस रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ पर x माइनस x1। देखो पहले हमने यहाँ रखा था स्लोप, अब स्लोप दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता जस्ट पहले प्रूफ करवा चुका हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x। तो इसमें भी पहली वाली इक्वेशन का यूज हुआ है। पहली इक्वेशन कहती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, मतलब एक बिंदु पता हो और एक प्रवणता पता हो। भाई दो बिंदु रूप में क्या पता है आपको, एक की बजाय दो बिंदु पता है। तो बिंदु तो एक चाहिए था, बिंदु तो दो पता है, एक चाहिए प्रवणता। प्रवणता उसने दे नहीं रखी, ग्रेडियंट स्लोप गिवन नहीं है, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो m की जगह पर मैंने क्या रख दिया, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x। इस बात का भी ध्यान रखें कि यहाँ x1 y1 की जगह पर x2 y2 भी रखा जा सकता है। हमें दोनों में से कोई बिंदु रख सकते हैं। यहाँ पर हमें कौन सा बिंदु रखना होता है, x1 y1 की जगह पर कौन सा बिंदु रखना होता है जिसमें से रेखा गुजरती है। रेखा किस में से गुजरती है, दोनों से गुजरती है, तो आप दोनों में से कोई बिंदु रख। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो रेखा के समीकरण ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मेट, आपको दो बिंदु पता हो, प्रवणता ना पता हो, तो भी आप रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं रेखा के समीकरण के प्रकार, ये 2D का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक 2D चलेगी तब तक ये फॉर्मूले यूज होते रहेंगे। ठीक है, मुझे याद है दीर्घवृत्त के φ1 और φ2 बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण जब पढ़ाऊंगा तब तो आपसे पूछूंगा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या था, तब आएगा इनका। ठीक है, तो आएगा ये, वैसे तो यूज करेंगे तो एप्टीट्यूड हो जाएंगे, नहीं भी याद किसी को यूज करने से याद, लेकिन बता रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, आज की क्लास की इंपॉर्टेंस तब तक चलेगी जब तक 2D खत्म नहीं हो जाती, तब तक। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टेड टॉपिक है, सब इंपॉर्टेंट है, तो इग्नोर नहीं कर सकते आप। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट क्या चीज होती है और इसका क्या मतलब है, पहले वो देखो। यदि कोई लाइन इस तरह से पास करती है और एक्स अक्ष को ए पॉइंट पर मिलती है, तो ओ ए यानी कि मूल बिंदु की ये दूरी जो है ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, एक्स अंत्यखंड। ठीक है, तो किसी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड का मतलब, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अगर वो लाइन एक्स अक्ष को जिस पॉइंट पर मिल रही है उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, एक्स इंटरसेप्ट। और सिमिलरली अगर ये वाई अक्ष को बी पॉइंट पर मिल रही है तो वो भी क्या कहलाती है, वाई इंटरसेप्ट, वाई अंत्यखंड। ठीक है जी, समझ गए अंत्यखंड का मतलब क्या होता है, किसी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड, किसी रेखा के द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड क्या होता है। अगर ये समझ गए तो फिर आप ये बताइए ए बी क्या कहलाता है, ए बी कहलाता है अक्षों के मध्य काटा गया अंत्यखंड। ओ ए क्या चीज है, ओ ए एक्स अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड, ओ बी क्या चीज है, वाई अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड, और ए बी क्या चीज है, अक्षों के मध्य काटा गया, बिटवीन एक्सेस, ऑन एक्सेस ओ ए, ऑन वाई एक्सेस ओ बी, और बिटवीन एक्सेस ए बी, अक्षों के मध्य। अब सवाल क्या है, तो अपना इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। मान लीजिए एक लाइन के बारे में आपको ये पता है कि ये लाइन एक्स अक्ष पर ए इंटरसेप्ट काटती है, मतलब ये डिस्टेंस ए है, ये गिवन है। वाई अक्ष पर बी इंटरसेप्ट काटती है, ये लाइन आपको गिवन। अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता है तो आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और लाइन की इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे बनते हैं। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो क्या पता होना चाहिए, x अक्ष के द्वारा रेखा के द्वारा x अक्ष का इंटरसेप्ट और y अक्ष का इंटरसेप्ट दोनों पता चल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम दोनों इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आगे की बात, अच्छा ये आती कैसे इक्वेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको बता देता हूं, आप इसको करना। अगर ये a डिस्टेंस है
तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0। और अगर ये b डिस्टेंस है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको सिंपली दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और दो पॉइंट आपको गिवन है a,0 और 0,b, और दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला इसमें अगर मैं यूज करूं तो आप सोल्व करोगे तो x/a प्लस y/b बना। फिर बात, तो अंतःखंड रूप क्या होता है, हमें दोनों अंतःखंड पता है कि वो x अक्ष पर कितनी दूरी पर मिलती है और y अक्ष पर कितनी दूरी पर मिलती है, तो हम इस प्रकार से लाइन की इक्वेशन है। आता कैसे है वो बता दिया, सिंपली दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है, दो बिंदु कौन से, a,0 और हाँ जी, ये हम क्वेश्चन नंबर नोट कर लें, आगे डिस्कस किया जाएगा। हाँ जी, ये हो गया, वो थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, वो एक्चुअली कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, आज की क्लास में डिस्कस। ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 47 है, ठीक है, शीट आपके पास है, उसमें पेज लिखा हुआ है। ये कहता है किसी रेखा का अक्षों के मध्य जो खंडित भाग है वो 5,2 पर समद्विभाजित होता है, तो उस रेखा का संयोजन क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि जो रेखा के अक्षों के मध्य वाला भाग है ये 5,2 पर समद्विभाजित होता है, ये मिड पॉइंट है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा भाई, अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा 10,0, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा 0, अब इस पर किसी को डाउट क्यों आया 10, इसका दुगना और इसका दुगना ये आएगा, आप दोनों को जोड़कर देख लो, क्योंकि ये था 10 तो ये 0 होता है भाई, 10 प्लस 0/2 करोगे तो 5 आ जाएगा, ये अगर 5 है तो ये 10 आ जाएगा, ये अगर 2 है तो वो 4 आ जाएगा, यानी कि a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 4, इक्वेशन क्या बनेगी x/10 प्लस y/4 इक्वल, सोल्व कर सकते आंसर आ जाएगा। आसान सवाल है, और बहुत सारे सवाल है लेकिन ये तो आसान है, बहुत सारे सवाल डिस्कस आज ही हो जाएंगे, उम्मीद करता हूं, बहुत वक्त लाया हूं आपके लिए आज ही। समझ के बाद तो लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक सवाल है। अब मान लीजिए ये मिड पॉइंट ना होता, शायद आगे क्वेश्चन, अगर ये मिड पॉइंट ना होता तो, अगर ये मिड पॉइंट ना होता 5,2 और हमें लिखा होता कि 2:3 में बांटता है ना, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट करता हूँ। मान लो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये मिड पॉइंट नहीं है जी, ये है 5,2 और इसका अनुपात जो है ना वो मध्य बिंदु ना होकर 1:2 है, ऐसा सवाल भी आ जाए, तो क्या हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, ये a,0 है और ये 0,b है, फिर आप तो बेसिक पढ़ कर आए हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कनेक्टेड टॉपिक है। अब बेसिक में क्या पढ़ कर आए हो कि भाई आपको दो बिंदु दे रखे हैं, उन दो बिंदुओं को 1:2 में बांटने वाला बिंदु पता है 5,2, क्या मैं a और b का मान ज्ञात कर सकता हूँ, 2 का गुना किसके साथ होगा, a के साथ होगा, 1 का गुना किसके साथ होगा 0 के साथ होगा, बटा में क्या आएगा m प्लस n, और दे कितना रखा हमें 5, यहाँ से a का मान आ जाएगा, और 2 का गुना किसके साथ होगा 0 के साथ होगा, 1 का गुना किसके साथ होगा b के साथ होगा, बटा में क्या आएगा 2 प्लस 1, और दे कितना रखा हमें 2, यहाँ से b का मान आ जाएगा। तो अगर मध्य बिंदु ना हो तो भी हम कर सकते हैं, तो सिंपल बात है, और बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब और सवाल क्या बन सकता है वो देखते हैं। एक चीज का हमें और ध्यान रखना है, क्या ध्यान है, चाहे ये मध्य बिंदु हो, चाहे 5,2 आपका मध्य बिंदु है और चाहे 5,2 1:2 में बांटता हूं, लेकिन 2D में इसका बहुत यूज है। वो क्या यूज है कि अगर ये इस लाइन पर है तो जो भी इक्वेशन होगी, आप जो भी इक्वेशन टिक करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 5,2 उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। अगर सेटिस्फाइड नहीं करता तो मेथड चाहे कोई भी लगाया गया हो वो आंसर कभी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पहले ऑप्शन में अगर मैं x की जगह पर 5 रखता हूं और y की जगह पर 2 रखता हूं, 5 गुना 5 25 और 2 प्लस 2 4 24, 25 और 4 29, 30 तो नहीं आता, इसका मतलब 5,2 इस रेखा पर है ही नहीं,
जब रेखा पर है ही नहीं तो चाहे मध्य बिंदु हो चाहे 1:2 हो, ये रेखा का समीकरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि रेखा का समीकरण का मतलब क्या है, जो बिंदु रेखा पर है वो संतुष्ट करेगा, जो नहीं है वो नहीं भी करना चाहिए। दोनों ही बातें, ऐसा नहीं कि और उठाकर आप कर दे। जैसे किसी फंक्शन का प्रांत क्या होता है, प्रांत समझते हो, डोमेन। अब वैसे आगे की जिक्र की बात है, लेकिन फिर भी डोमेन क्या होता है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिस पर फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, मतलब उन सबको तो इकट्ठा करना है जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, और उसको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लेना जिस पर डिफाइंड ना हो। अगर मान लो एक पॉइंट ऐसा ले लिया जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो भी डोमेन गलत, और अगर एक पॉइंट छोड़ दिया जिस पर फंक्शन डिफाइंड था तो भी डोमेन गलत। छोड़ना भी नहीं है और एक्स्ट्रा लेना। अगर आपको डोमेन फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो आपको 10 वैल्यू दिख गई या थोड़ा सा इंटरवल दिख गया कि फंक्शन इस पर तो डिफाइंड है और आपने वो लिख दिया तो वो डोमेन नहीं है। अगर आपने कुछ छोड़ दिया तो समझे बात, तो छोड़ दिया, कुछ हिस्सा छोड़ दिया, आपको इतना ही समझ में आया था कि ये इस पर फंक्शन डिफाइंड है, ये नहीं है। और यदि गलती से कोई पॉइंट ऐसा ले लिया जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं था और एक भी पॉइंट ऐसा ले लिया तो भी वो डोमेन नहीं है। डोमेन का मतलब होता है सिर्फ उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिन पर फलन डिफाइंड, एक्स्ट्रा भी लेना और छोड़ना भी नहीं है। ठीक उसी तरह से लाइन के ऊपर, कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो सेटिस्फाइड करेगा, और अगर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कर्व के ऊपर तो ना हो, सेटिस्फाइड कर जाए, ऐसा भी कोई नहीं। तो 5,2 अगर लाइन पर है तो लाइन को सेटिस्फाइड करना ही चाहिए, चाहे वो मिड पॉइंट हो चाहे 1:2 में बांटता हो। मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया, अगर मध्य बिंदु होगा तो आसान काम है, ये 10 और 4 आ जाएंगे। अगर मध्य बिंदु नहीं होगा, किसी अनुपात में बांटता है, फिर भी आ जाएंगे। और भी बहुत सारे सवाल बनेंगे, हम करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर हम आगे इसका भी आगे जिक्र करेंगे।